Hello students, welcome to another session of the chapter called that is fundamental unit of life, that is cell. और अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बात कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सच एज प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसका शेप, साइज एंड नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग ने देखे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या क्या चीजें होती है, तो देखे सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इज न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। Today we will going to discuss about some certain cell organelles such as ribosome. तो जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम। और हम लोग जानते क्या है राइबोसोम के बारे में, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन द यूकैरियोटिक सेल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो चलिए हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। तो राइबोसोम, ये क्या बात की अभी हम लोग कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला, दोनों में पाया जाता है। इसका मतलब इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल, इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स। ऑल सेल्स मतलब जितने भी सेल्स पाए जा रहे हैं, आइदर वो प्रोकैरियोटिक हो, आइदर वो यूकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक में भी आइदर वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो, उन सब में राइबोसोम का पाया जाना अति आवश्यक है, पाया जाता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, तो इट इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, ये शेप में स्फेरिकल प्रेजेंट करता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है। और ये हम लोग बात किए थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है, तो दिस इज अटैच्ड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट इज राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2। बट in case of a plant cell as well as in the animal cell, it is also found scattered in the cytoplasm। तो क्या वो बात बोल रहे हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है माने, लेकिन ये स्कैटर्ड फॉर्म में भी जुड़ा हुआ रहता है। इट इज ऑल्सो फाउंड scattered in cytoplasm। चलिए ये बात को समझते हैं कि स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए हम लोग पहले चलिए एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं कि राइबोसोम जो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, तो यानी इट कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। अब दो सब यूनिट्स कौन कौन सा है, तो देखते हैं क्या कि एक सब यूनिट लार्जर सब यूनिट इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लार्जर सब यूनिट, और वहीं पर जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड द स्मॉलर सब यूनिट्स। अब ये कैसा रहता है भाई, चलिए लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, तो हम लोग देखिए इसका डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। ये हमारा हो गया लार्जर एंड दिस इज स्मॉलर, दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो अब ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उसको समझने के लिए क्या बात बोल रहे हैं कि हम लोग देखिए ऊपर वाला स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि दिस इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है, दिस लार्जर सब यूनिट इज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूमता हुआ रहता है। चलिए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट्स एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। तो अब बात करते हैं लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट होता कैसा है। तो अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं राइबोसोम की, तो केमिकली कैसे बना हुआ है, तो दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, ये प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ रहता है। चलिए अब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अभी ध्यान में रखिएगा, अभी हम बात करेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि दिस राइबोसोम इज ऑफ टू टाइप्स। राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, तो एक होता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम
और दूसरा होता है ATS टाइप ऑफ राइबोसोम। अब देखिए क्या है, ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, whereas in eukaryotic cell ATS type of ribosome is present. So this ATS type of ribosome is found in eukaryotic cell, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अभी हम लोग क्या बोले कि ये राइबोसोम है। अब यहाँ पर हम लोग क्या दो चीज बात कर रहे हैं, ये एक 70 और एक S। आई थिंक S के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि दिस S बिलोंग्स टू ए साइंटिस्ट नेम दैट इज सेडबर्ग। सेडबर्ग साइंटिस्ट है, उनका ये जो नाम का S है ये जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बोले और इसको 80S टाइप ऑफ राइबोसोम बोले। और अभी हम लोग जस्ट बात क्या किए कि राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। तो दिस 70S कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, कौन कौन सा? तो एक लार्जर यूनिट्स रहेगा, लार्जर यूनिट्स, और दूसरा स्मॉलर यूनिट्स। अब देखिए लार्जर यूनिट में ये दोनों में क्या है, लार्जर और स्मॉलर। तो दिस लार्जर यूनिट्स इज 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 30S। अब इन दोनों को कभी जोड़िएगा नहीं, 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, तो इसके साथ कंफ्यूज कर जाएंगे, नहीं। ये है क्या? तो दिस 50 एंड 30 इज rotation per minute. This is the centrifugal notation. सेंट्रीफ्यूगल नोटेशन मतलब क्या हुआ कि एक मशीन लिए और इस मशीन में हम लोग क्या किए कि इसमें राइबोसोम डाल दिए और राइबोसोम को रोटेट करवाए, इस मशीन को रोटेट करवाए। तो रोटेट करने के बाद हमको ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है वो दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया, तो एक हमको 30,000 RPM पर मिला। 30,000 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 30,000 बार घूमा, तो हमको उस ट्यूब के अंदर में हमको एक पार्टिकल्स मिला जिसको हम लोग बोले 30S टाइप ऑफ राइबोसोम या 30S स्मॉलर यूनिट्स बोल दिए। और वहीं पर 50,000 RPM पर हमको एक सेडिमेंट्स मिला, तो उसको हम लोग लार्जर सब यूनिट्स बोल दिए। मतलब कि ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, दिस इज हैविंग द 2 यूनिट्स दैट इज 30S एंड 50S। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये जो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है इसमें भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 यूनिट्स कौन कौन सा? तो एक को बोलते हैं 60S और दूसरे को बोलते हैं 40S। तो ये 60S इज कॉल्ड द लार्जर सब यूनिट्स और 40S इज कॉल्ड द स्मॉलर सब यूनिट्स बोले। तो हम लोग दो बात बोले, क्या चीज कि ये जो राइबोसोम है, अब ये दोनों में हम लोग लार्जर, अब ये तो कॉमन है, लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट्स दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम लोग सिंपली बोले थे क्या कि राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, एक लार्जर यूनिट्स और एक स्मॉलर यूनिट्स। और यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम में कि यहाँ पर हम लोग को जो 60,000 RPM पर, यानी उस मशीन में 1 मिनट में 60,000 बार रोटेट करने पर यह हमको यूनिट मिला। ठीक उसी तरीके से 40,000 RPM पर हमको स्मॉलर यूनिट्स मिला। तो हम लोग क्या बोले, ये 80S जो है यानी 80S राइबोसोम अपने आप में 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, 2 छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। अच्छा, इसमें भी अभी इतना तो आप लोग को पढ़ना नहीं है कि 80S में फर्दर लार्जर यूनिट्स कौन सा और 60S और 40S में स्मॉलर यूनिट्स कौन सा है, फिर भी चलिए जान लिए। लेकिन अब देखिए कि हम लोग क्या बोले कि ये स्कैटर्ड रहता है, किसमें? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, मतलब इसका स्मॉलर यूनिट्स फ्री फॉर्म में रहता है। और हम लोग क्या बोले थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है, क्या चीज अटैच रहता है? हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम का लार्जर यूनिट्स अटैच रहता है,
लार्जर सब यूनिट्स अटैच रहता है किससे? तो ये अटैच रहता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स? तो राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2, राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक लार्जर यूनिट्स ऐसे जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और स्मॉलर यूनिट्स इस तरीके से फ्री है, ये स्मॉलर यूनिट्स। तो ये जुड़ेंगे कब? ये दोनों तब जुड़ेंगे जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना हो। ठीक है, तो उसको जुड़ने के लिए यानी बोथ सब यूनिट joins together at the time of प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस मैग्नीशियम concentration is required, magnesium concentration is required। कितना चाहिए? तो इसका चाहिए 0.001 मोलर कंसंट्रेशन चाहिए मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम है तभी जाकर ये हम लोग को दोनों सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट्स फ्यूज करेगा, जुड़ेगा। और अगर इस कंसंट्रेशन से कम रहा, थोड़ा सा भी कम रहा, तो दोनों यूनिट्स नहीं जुड़ेंगे। और अगर ज्यादा हो गया तो दोनों यूनिट्स फ्यूज कर जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम डाइमर बोलते हैं। आपको नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखिए कि दोनों यूनिट्स को जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, और वो कंसंट्रेशन कितना है? तो 0.001 मोलर है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम है क्या? हम लोग हर कोई जानते हैं कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम ही करता है, राइबोसोम करेगा। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होगा? तो ये प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म। इसलिए साइटोप्लाज्म में बोल रहे हैं हम आपको कि न्यूक्लियस के अंदर में कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस जब भी होगा जब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखिए राइबोसोम देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है दैट इज कॉल्ड द लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम हम लोग क्या बोले कि सबसे पहली बात कि इस ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। चलिए, तो हम लोग लिख लेते हैं मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अब अगर लाइसोसोम की बात करते हैं तो मिलता कहाँ पर है? तो दिस अकर इन द प्लांट एज वेल एज इन द एनिमल सेल। तो दिस इज फाउंड इन एनिमल सेल and only in few in plant cell, only few लिखिए, only in few plant cell। चलिए, अब इसका शेप की बात करते हैं। तो शेप इरेगुलर शेप भी होता है, नहीं तो नॉर्मली स्फेरिकल शेप का होता है। its shape is irregular or spherical in shape, अब ये लाइसोसोम के पास होता क्या है? तो लाइसोसोम को हम लोग और क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो लाइसोसोम कंटेन्स पावरफुल
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में भी बहुत पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, या इसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अब इस डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस टाइप का एंजाइम रहेगा? तो इसमें रहेगा अमाइलेज। तो अमाइलेज रहेगा जो एक्ट किसके ऊपर करेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट को। फिर प्रोटीएस एंजाइम रहता है, प्रोटीएस, तो ये प्रोटीन को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अगर तो इसके पास न्यूक्लियस एंजाइम भी रहता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया? आइदर डीएनए और आरएनए हो गया, तो इसको भी ब्रेक डाउन कर देगा। अगर लिपिड प्रेजेंट रहा तो उसको भी तोड़ने के लिए इसके पास एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड द लाइपेज, तो लिपिड्स को ये ब्रेक डाउन कर देगा। मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट रहा तब भी, प्रोटीन रहा तब भी, न्यूक्लिक एसिड रहा उसको भी, और लिपिड रहा उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। तो क्या होता है कि ये हर तरीके का इसके पास एंजाइम प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और अगर कोई सेल लगे कि ये सेल अब आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइसोसोम अपने आप को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग एक बात क्या बोले थे कि दिस लाइसोसोम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंथेसिस करता है। तो लाइसोसोम लाइसोसोम is formed lysosome is formed directly from endoplasmic reticulum और गोल्गी बॉडी से भी बनता है लाइसोसोम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंथेसिस करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोले, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम इसको बोल रहे हैं। मतलब इसका काम क्या हो जाएगा? तो इसका काम हो जाएगा डाइजेशन के लिए, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन हो जाएगा, पहला फंक्शन हो जाएगा कि इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द डाइजेशन। और ये डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? सेल के अंदर में हो रहा है। मतलब इट इज एसोसिएटेड with intracellular digestion, सेल के अंदर में ही डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या बोले कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो अगर सेल में कोई बैक्टीरिया, वायरस या जर्म इंटर करता है तो उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैन डाइजेस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, germs and viruses that enters the cell। सेल के अंदर में जो भी इंटर करेगा उसको डाइजेस्ट कर सकता है। और इसके अलावा क्या बोले कि अगर कोई सेल खराब हो जाए या फिर टूट फूट जाए, या फिर वो उसके सेल के अंदर में कुछ सेल ऑर्गेनल्स काम नहीं कर रहा, तो उसको सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट लाइसोसोम also digest old worn out सेल, जो पुराना हो गया है, खराब हो रहा है, उसको भी डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग।
सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को लाइसिस करता है, तोड़ता है और उसके बाद उस पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, लाइसोजोम के बारे में देखे कि लाइसोजोम किस तरीके से एक्शन करता है और क्यों इसको सुसाइडल बैग बोल रहे हैं, इसके बारे में समझे। अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है दैट इज कॉल्ड द वैक्यूल। अब वैक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बारे में भी हम लोग जब गोल्गी बॉडी बात कर रहे थे उसमें भी बताया था, बोला था क्या चीज कि जो गोल्गी बॉडी है तो वो उसमें वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ स्मॉलर और कुछ लार्जर। तो जो लार्जर वेसिकल्स बनते हैं उसको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो वैक्यूल्स इज ए सिंगल membrane bound cell organelles। चलिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। अब इसके मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट यानी वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लेट सपोज ये है, तो ये इसका मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल दिए, टोनोप्लास्ट बोल दिए। टोनोप्लास्ट के अंदर में क्या चीज, कुछ ना कुछ तो रहेगा। चलिए, तो इसके अंदर में जो भी चीज प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड फील्ड रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल सैक बोलते हैं, सेल सैक। तो inner to membrane fluid present is called cell sac। इसको क्या बोल दिए, सेल सैक बोल दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो वैक्यूल्स है वो एनिमल सेल्स में एक तो इसका साइज छोटा रहता है और कम संख्या में प्रेजेंट रहता है, बट वहीं पर अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में इसका साइज बहुत बड़ा होता है और नंबर भी इसका एक या दो ही रहता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन एनिमल सेल नॉर्मली have many small vacuoles while plant cells have one big vacuole, अब बात क्या करते हैं कि चलिए ठीक है, इस सेल सैप में रहेगा क्या, तो दिस सेल सैप कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा और साथ साथ एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेगा, न्यूट्रिएंट्स। तो अब क्या देखते हैं वेस्ट प्रोडक्ट में, जैसे क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट में हो सकता है अमीनो एसिड रहे, प्रोटीन रहे, फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहे, फिर अब इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो न्यूट्रिएंट्स में हो सकता है इस यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट रहता है, इटीसी। ये सब तमाम चीजें इस अंदर में प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल सैप बोल रहे हैं। तो अब सेल सैप देखिए, अगर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर याद होगा तो प्लांट सेल का ये तो रहा सेल वॉल, ये रहा सेल वॉल, इसके अंदर में हम लोगों को क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर में एक लार्ज बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। अब इस वैक्यूल के अंदर में अगर फ्लूइड्स प्रेजेंट रहा तो ये क्या काम करेगा, इस सेल को एक टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है, रिजिड मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण इस प्लांट सेल का शेप मेंटेन रहे। तो हम लोग क्या बात करते हैं
कि जो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। तो फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स की बात क्या करिए, अभी क्या देखें कि कुछ इसके पास न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट भी रहता है और साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करता है। मतलब कि ये इसका काम क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ nutrients, storage of nutrients and waste product, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर किया अभी बताए कि प्लांट सेल में अभी जस्ट क्या बताया कि अगर ये ढेर सारा प्रेजेंट रहेगा तो एक सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर देगा एंड इट साथ साथ टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो इट विल प्रोवाइड द टर्जिडिटी and rigidity to plant cell, ठीक है। और इस तरीके से ये वैक्यूल्स भी हम लोग का होता है फिनिश। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है दैट इज कॉल्ड द परऑक्सीजोम, या इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा रहता है, इसलिए इसको हम लोग परऑक्सीजोम या माइक्रो बॉडीज बोल देते हैं। तो इसका क्या बोले कि बहुत साइज में छोटा रहता है, यानी वेरी स्मॉल। इसका शेप नॉर्मली स्फेरिकल या ओवल ही रहता है, तो वेरी स्मॉल स्फेरिकल और ओवल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। अब इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, तो जैसे अभी हम लोग क्या देखे, इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये छोटा सा बॉडी है, ठीक है, ये ओवल या स्फेरिकल शेप का रहा। ये मेम्ब्रेन इसका हो गया, दिस इज मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये अगर सेल ऑर्गेनल है तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट रहेगा। क्या चीज प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें एंजाइम प्रेजेंट रहता है। एंजाइम कैसा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, तो कैटालेज एंजाइम रहेगा। कैटालेज का काम क्या रहेगा, तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, तोड़ने के लिए ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है। क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो रहता है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट रहता है। टॉक्सिक मतलब कि ये हमारे लिए जहर का काम करता है। तो वो अगर हमारे बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्युमुलेट होना शुरू होगा तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज या फिर हम लोग को ऑर्गन्स फेलियर हो सकता है। तो उसको रिमूव करने के लिए ये परऑक्सीजोम प्रेजेंट रहता है और इसमें कैटालेस नामक एंजाइम प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स पावरफुल oxidative enzyme called catalase एंजाइम प्रेजेंट रहता है। अब इसका काम क्या है, that oxidizes हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब अगर बात करते हैं क्या, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, तो दिस इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब ये हम लोग को देखिए कि टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग को दो ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या चीज, एक किडनी फिल्ट्रेशन करता है और यूरिन को डिस्चार्ज करता है, और यूरिन को जब डिस्चार्ज करता है तो उसमें यूरिक एसिड रहता है, वो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसको भी रिमूव करने के लिए प्रेजेंट रहता है। और दूसरा, हम लोग को ब्लड को थोड़ा बहुत प्योरीफाई, मतलब अगर ब्लड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो वो लीवर भी उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो मतलब हुआ कि दिस परऑक्सीजोम इज फाउंड abundantly इन लीवर एंड किडनी। तो दिस इज फाउंड इन abundant in kidney and liver cell and in leaf parenchyma। प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो पैरेनकाइमेटस सेल होता है उस पे लीफ में
लीफ का जो पैरेंकाइमेटल सेल्स होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसकी अगर फंक्शन की बात करते हैं तो क्या फंक्शन हो गया? फंक्शन हो गया रिमूवल ऑफ क्या चीज? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो पहला हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद अभी क्या बतला है कि लीफ में प्रेजेंट रहता है। तो लीफ में प्रेजेंट रहता है तो वहां पर फोटो रिस्पायरेशन करता है, यानी इन लीव्स it helps in it helps in photo respiration। तो अच्छा हम लोग और क्या बात बोल रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको रिमूव कैसे करेगा? तो एंजाइम कैटलेज आएगा और इसको ब्रेक डाउन कर देगा। कैटलेज एंजाइम आएगा और इसको ब्रेक डाउन कर देगा। क्या चीज में कर देगा? तो वाटर में तोड़ देगा, वाटर में और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। तो अब क्या है, वाटर हमारे लिए जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ये इस तरीके से हम लोग बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दो सेल ऑर्गेनल्स और बच गए हैं, सेंट्रोजोम, प्लास्टिड, और थोड़ा बहुत फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाएगा फिनिश।